अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज फिर से हम आ गए हैं आपके साथ ढेर सारी बातें करने। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात, जो कि है दिल की बीमारियां। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत फेमस डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट शाहिद इकबाल, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे दिल के मसलों के बारे में। तो लेट्स डिग इन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। जैसे कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं, अभी अभी ईद गुजरी है और सबने दिल खोल कर, दिल भर के जो है गोश्त का इंटेक किया है। और उसके बाद फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का हाई होना और हार्ट के प्रॉब्लम्स का और ज़्यादा बढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये बताएं कि हम अब अपनी बॉडीज़ को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी हाल ही में, तो उसमें लोगों जो गोश्त का इस्तेमाल बेदरे करते हैं और इस हम इसलिए अपने जो पेशेंट है दिल के अमराज, उनको पहले से ही वार्न कर देते हैं कि आपने जो है बड़े गोश्त बीफ से अवॉइड करना है और गोश्त की जो मिकदार है कम से कम रखना है, कैसे उसको आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन वो चूँकि एक ट्रेडिशन भी है, लोग उसमें एहतियात नहीं करते आमतौर पे। और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो मेरे ख्याल में वो ये है कि लोग उसको फ्रीज़ कर देते हैं, को ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रोज़न मीट, कोई भी किसी किस्म की फ्रोज़न डाइट है, उस पे एक तो सॉल्ट इंटेक, उसमें सॉल्ट का जो पोर्शन है बढ़ जाता है, शुगर का कंटेंट इसके अंदर बढ़ जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाता है और फाइबर की कमी हो जाती है। तो फाइबर की जब कमी आएगी तो उससे उनको इंडाइजेशन के प्रॉब्लम, मैदे के मसाइल ये स्टार्ट हो जाएंगे और जब उनमें जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका भी इजाफा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों में शरह बढ़ जाती है। अगर आपने खाना भी है तो कोशिश करें कि उसको फ्रेश खाएं और कम मिकदार में डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ओके, सो इससे ही अगला मेरा आपसे सवाल है कि जितने भी टाइप ऑफ मीट्स हैं, मटन है, बीफ है, चिकन है, इनमें से किसका इंटेक फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है वो उन लोगों के लिए जिनको हार्ट का इशू है? देखिए, जो अमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है बीफ है। उसके बाद वो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आमतौर पर कहता हूँ 300 से 350 ग्राम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम आइडल की बात करें तो वो जो सी फूड है, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, जो कि वैसे ही उनके लिए हेल्दी है, जो आपकी दिल की बीमारियों को कम करने में मदद करता है। वेजिटेबल्स का इंटेक कितना ज़रूरी है? वेजिटेबल का इंटेक जो है उतना ही ज़रूरी है जितना उसके लिए मेडिसिन है, मैं समझता हूँ। क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है और इससे आपकी जो है दिल की बीमारियों में काबू पाने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, शुगर आपकी उसमें कम करने में मदद करती है। इसके अलावा और आपका वेट रिड्यूस, उसमें जो लोग डाइटिंग का प्लान करते हैं उसके लिए भी बड़ी हेल्प होती है कि आप उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा करें, प्रोटीन ज़्यादा करें और फैट कम से कम रखें। आजकल जो दिल की बीमारी है वो सिर्फ 40+ लोगों में नहीं है, यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है आम हो गई है। इसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। अगर यंगस्टर्स के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल और ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बड़े बड़ी चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्लस में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलने फिरने की आदत नहीं है, वॉक से अवॉइड करते हैं। नींद, जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, वो 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं लेते उस तरह से। तो ये सब चीज़ें अपना अपना रोल अदा करती हैं। तो जो जिसकी वजह से ये यंग लोगों में भी उतनी ही कॉमन है जितनी कि पहले ज़माने में 40 साल 50 साल के बाद ही हुआ करती थी। अब उतनी जो है प्रेवलेंस सेम है, यंग लोगों के अंदर भी और बड़े लोगों में भी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली दिल की बीमारियों की। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफस्टाइल में उस चीज़ को ऐड करना कि हम अपने दिल को हेल्दी रख सकें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो खुराक है आपकी, और खुराक की अगर बात करूँगा तो उसमें 2 चीज़ें हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड और पोर्शन कंट्रोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है और कितना खाना है। और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो स्केड्यूल है, वो है कि किस टाइम खाना है। आमतौर पे खाने के और सोने के दरमियान में कम से कम जो है वो 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। आपने खाने से आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल करना है, पेट भर खाना नहीं खाना, वही जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक चीज़ें हैं। और खाने में आपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हाई फाइबर कंटेंट को ऐड करना है। और उसके अलावा बाकी आपकी दूसरी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की बात करूँ तो उसमें 8 घंटे की स्लीप है,
हेल्दी स्लीप, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, वॉक 30 मिनट्स वॉक, यानी कि 150 मिनट हफ्ते में लाजमी है, जो कि 30 मिनट बनते हैं हफ्ते में 5 दिन, तो 5 दिन उसमें 30 मिनट चलना है। मैं तो पेशेंट को ये बताता हूँ कि ये आपकी समझ लगी मेडिसिन ही है, ये इसको वॉक करना, यस, ये भी आपकी मेडिसिन का हिस्सा है, ताकि वो इस चीज़ को सीरियस ले लें। तो ये दोनों चीज़ें मिल के ही इसको स्टेइंग क्लोज टू द कम कर सकते नेचर, हैं। वॉक करना, एग्जैक्टली, जितना ऑक्सीजनेट आप और कर सकते हैं खुद को। उसमें अवे फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, खुद को अपने कूल रखना, काम रखना। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है अभी के सारे टर्मोइल में कि खुद को आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रख सकें। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके हाईलाइट हो जाएं तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर? देखिए, वही आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ का डायग्नोज हो जाना, या ख़ानदान में जल्दी कि 40 साल से पहले की उम्र में किसी का अचानक से दिल की मर्ज़ की वजह से वफ़ात हो जाना, ये तमाम चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि आपको जो है यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। आपको चाहिए कि आप स्क्रीनिंग करवाएं, इस अमल से गुजरें, ताकि खुदा न खास्ता हो सकता है कि आप भी उनमें से एक कैरियर हो अपनी फैमिली में जिसको ये हार्ट का इशू है, जो कि शायद अभी नहीं है तो आने वाले वक्त में वो सामने आ जाए। ठीक है, 40+ के लिए तो स्क्रीनिंग इज़ अ मस्ट। कितनी बार इन अ ईयर? 40+ जो है एनुअल, एटलीस्ट साल में एक बार आपकी जनरल स्क्रीनिंग मस्ट है। अगर उससे कम की बात करूं तो वो लोग जिनकी ख़ानदानी मसला है या जिनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मैंने अभी बात की है। और एक और चीज़ यंगस्टर में टोबैको, ये तो बहुत कॉमन है। स्मोकिंग है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों करने इनके अलावा भी आपने उन्होंने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें हम कब पा सकते हैं। तो उनको ये कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स उनके अंदर फैमिली के अंदर मौजूद हैं तो फिर कुछ कि कम से कम एवरी 5 ईयर्स के बाद, हर 5 साल, 3 से 5 साल के बाद आप स्क्रीन लाजमी करवाएं। स्पेशली अगर सडन कार्डिक अरेस्ट आपकी फैमिली में है और 40 साल से पहले आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को में से किसी की वफात हुई है। तो जेनेटिकली अगर है तो फिर तो इट इज़ अ मस्ट कि आप जाके तो अपना चेकअप जो है विद इन एवरी 2 ईयर्स करवाएं। दिस इज़ फॉर द यंगस्टर्स। अभी आपने जैसे बात की स्मोकिंग की, वेपिंग, पॉड, शीशा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। ये कितना ज़्यादा यंगस्टर्स में जो हैं रिस्क फैक्टर्स बढ़ा रही हैं कार्डियक अरेस्ट? स्मोकिंग जो है इसकी तो दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, आपकी जो शरीयानें हैं दिल की सप्लाई करने वाली, उनके अंदर सुकराव पैदा हो जाता है। ठीक है, और इसमें हार्ट अटैक का चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम बढ़ जाता है, एक आम बंदा जो सिगरेट पीता है और एक नहीं पीता। और इसमें एक और भी चीज़ सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। सेकंड स्मोकिंग ये कि आप उस इन्वायरमेंट के अंदर है जहाँ पे सिगरेट नोशी का इस्तेमाल हो रहा है, आप खुद नहीं पी रहे लेकिन वो जो स्मोक है वो आप भी इनहेल कर रहे हैं। सो ये भी एक उतना ही रिस्क फैक्टर्स है कि आपने तो स्मोकिंग से भी अवॉइड करना है और सेकंड हैंड स्मोकिंग एक्सपोजर से भी खुद को बचाना है। ठीक है, अभी हमने बात की रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो इसी तरह मैं थोड़ा सा प्रोसीजर वाली साइड पे जाना चाहूँगी कि एक अगर हमें दिल का मसला है तो हम स्टंट डलवा लेते हैं, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास बाईपास का होता है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग है वो कौन सा है, या सेफ ऑप्शन कौन सी है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी बीमारी की नौयत क्या है, उसमें शिद्दत क्या है। कि अगर तो उसकी जो जिनकी मेन शरीयान के अंदर प्रॉब्लम है या बाकी तीनों शरीयानों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है, उसका जो दिल की उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं उसको, जो काम करने की ताकत है वो कम है, और पेशेंट डायबिटिक भी है, तो फिर तो बाईपास का फ़ायदा ही होगा डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को। और अगर आपकी किसी पेशेंट की बीमारी लोकलाइज्ड है, किसी एक शरीयान के अंदर तंगी है और वो बहुत ही छोटा है उसका एरिया उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर स्टेंट भी डाला जा सकता है। दोनों की अपनी बेनिफिट्स भी हैं और वो भी हैं, तो ये सब डिपेंड करता है कि बीमारी की नौयत के ऊपर कि उसका लेवल क्या है या एस्पेक्ट क्या है। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है तो फिर बाईपास सुपीरियर है। ओके, अगर लोकल डिजीज़ है कि एक आध शरीयान में प्रॉब्लम है तो फिर जो है वो स्टेंट से भी उतने फ़ायदा होता है। मतलब दोनों अपनी अपनी नौयत में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का चीज़ डायग्नोज हुई भी है। बिल्कुल, इन शॉर्ट। सो इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर हम बाईपास की बात करें तो जब लोगों को आप बताते हैं कि बाईपास के थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन होता है हमने पाकिस्तान से नहीं करवाना। लोगों का यकीन डॉक्टर्स पे उस तरह नहीं है, वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर मूव करके इस प्रोसेस से गुजर जाएं, रादर देन कि यहाँ रहकर हम अपने जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाएं। तो इसके पीछे क्या बेसिक रीज़न है?
देखिए इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें, जो कार्डियक सर्विसेज हैं, तो पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उन तमाम के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज़ वही है हमारे पास, टेक्निक्स वही हैं जो किसी भी और मुल्क में। वो सिर्फ एक समझ लें कि एक अपनी सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं आप उसको, या एक वो होगा कि आपने बाहर से इलाज करवाना, अदरवाइज़ उनकी एफिकेसी वाइज या उसमें प्रोसीजर वाइज सब कुछ आई थिंक इज़ इक्वल। कोई इसमें किसी कोई किस्म का कमी वो नहीं है, बस ये थोड़ा सा लोगों के ज़हनों लोगों में एक की डर अपनी है। ऐसी काउंसलिंग की ज़रूरत है इस बारे में है कि वो उनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्टीज़ है और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वही हैं जो बाकी दीगर बाहर मुमालिक में पूरी इस्तेमाल हो दुनिया रही हैं। में है। इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए क्या डॉक्टर्स कर रहे हैं कि लोगों तक ये अवेयरनेस जाए? पहले ऐसा होता था कि लोग उसमें थोड़ा सा एक खौफ में ज़्यादा था बाईपास से रिलेटेड। अब आप वो देखते हैं कि जब इनके पास जो पेशेंट लेटे हुए हैं उनमें हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो बाईपास करवा रहा है, और वो अपने सामने देख रहे हैं कि उसका वो प्रोसीजर पहले हो गया, फिर उसको छुट्टी मिल गई, घर चला गया। तो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कहते हैं जी ठीक है। वो फिर पेशेंट भी दूसरे को काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट भी हेल्प करते हैं। एक पेशेंट का कामयाब ऑपरेशन हो गया है, वो सक्सेसफुली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मिल गई है, और वो बाद में फॉलोअप कर रहा है, तो वो जब आसपास बताता है लोगों को तो उससे उनकी अवेयरनेस होती है। वो सारी ट्रैवलिंग मतलब एक से दूसरे की तरफ से एग्जैक्टली वो बाय वर्ड ऑफ माउथ है, और उसमें एक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेशेंट अगर सेटिस्फाइड है अपनी पूरी उससे, तो फिर ऑब्वियसली वो जाके फैमिली में विद इन द फैमिली भी रिकमेंडेशन फिर होती है, अपने सर्कल में जाके बात करेगा कि भाई ये मैंने करवाया है तो आई एम फाइन। इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है उनको। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल ये है कि आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया इतना पीक पे है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अगर उनको कोई सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है जहाँ पे उनको लग रहा है कि अच्छा ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव है जी, के ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ये फ़लानी दवाई या ये फ़लानी चीज़, सो दैट इज़ नॉट सर्टिफाइड। आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए उसमें आई थिंक ये बात आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि उनको इतनी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट आता है तो वो अनवेरीफाइड होगा, अनऑथेंटिक होगा, कोई किसी किस्म का रेफरेंस उसमें नहीं होता, और ना ही इस तरह का कोई ऐसा कानून है जिसको फिल्टर कर सके कि या ये साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज है या शीर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए। उनको हेल्थ जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनसे रब्ता करना चाहिए बिफोर एनी सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस। इससे उनको नहीं पता, बहुत सारे लोग जाते हैं वो अपनी चूँकि वो भागते हैं ऑपरेशन से और बाकी चीज़ों से, तो वो इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, तो वो अल्टीमेटली उनको फिर सिर्फ किडनी प्रॉब्लम हार्ट का नहीं रहता, उनकी किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी भी मल्टीपल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो भी एक सिंपल बीमारी भी उनकी बढ़ जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रॉपरली एक स्ट्रीम लाइन नहीं किया अपने आप को, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनको रुजू नहीं किया, और सोशल मीडिया की तरफ जो ध्यान देकर और वहाँ से चीज़ को ग्रैब कर लिया, बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है किसी भी तरह। आप ट्रस्ट कर रहे हो और लोग करते हैं ट्रस्ट, ये मैंने देखा है अपने सर्कल में, देखा है कि कोई भी चीज़ होगी तो वो ऑनलाइन बैठे हैं और देख रहे हैं और वो चीज़ मंगवा रहे हैं और उसका इनटेक कर रहे हैं, और फिर उसका एक रिएक्शन भी आ रहा है और वो सर्टिफाइड भी नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ों की हद तक तो ये बात काबिल, जैसे कोई आपने प्रोडक्ट लेनी है उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ होंगे, ठीक है, वो एक पर्सनल आपको एक आइडिया हो जाता है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इस तरह की कंटेंट, आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल। एटलीस्ट यू शुड वंस कंसल्ट द डॉक्टर कि किसी चीज़ का आपको रिएक्शन ना हो रहा हो या आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ आपने पढ़ी और आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है और आपने इसके अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, तो आप डिस्कस कर लें डॉक्टर से। एक बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम को आपका फ़ायदा ही होगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा इससे अगला सवाल मेरा ये है कि अंजाइना पेन्स और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि अगर ये चीज़ आपको हो रही है, हार्ट अटैक वाला चीज़, तो बेसिक प्रिकॉशंस क्या हैं और किस तरह से उस सिचुएशन को डील करना है? देखिए जो एंजाइना है वो समझ लें कि एक अलामत है। हार्ट अटैक एक प्रॉपर, जब एंजाइना सीवियर हो जाएगा, कोई दिल की शरीयान बंद हो जाती है या कोई कम ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, तो फिर हार्ट अटैक की तरफ आते हैं। एंजाइना में आपकी एक बहुत ज़्यादा छाती में दबाव, दर्द, बहुत ज़्यादा पसीनों का आना, घबराहट, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, और आपकी ये लेफ़्ट आर्म में पेन आती है, जॉ में, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं। चेस्ट, ये आम चेस्ट पेन नहीं होती, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है, और उसके बाद अगर वो टाइमली कोई प्रिकॉशन नहीं लेते तो फिर वो अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट एड क्या है हार्ट अटैक? फर्स्ट एड ये कि डिस्प्रिन की गोली, जो कि आमतौर पे सबको पता है,
तो ये घरों में होती है नहीं भी तो होनी चाहिए। एक डिस्पिन की गोली है, 4 नॉकलोड की गोलियाँ होती हैं और एक अटोरवास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल वाली गोली, 5 गोलियों का एक पैकेट एमरजेंसी बॉक्स आई थिंक होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए सब घरों के अंदर भी और फार्मेसीज के अंदर। वो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुदा ना खासा कभी इस तरह की पेन हो तो फ़ौरन से पहले ये गोलियाँ खा लें, हॉस्पिटल जाने से पहले ये गोलियाँ खा लें और फिर जो भी करीबी हॉस्पिटल वहाँ जाके अपना चेकअप कराएं, ईसीजी करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, डॉक्टर के पास जाने तक का अभी मार्जिन नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ब्लड प्रेशर की जब बात करूँ तो उसमें मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि वो खुद से मेडिसिन घर में यूज़ करें। उनका बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर चेक करें। एक तो वो फ़ौरन जाके वो करीबी एमरजेंसी में जाएँ, वहाँ जाके प्रॉपर चेकअप के बाद उसका जितनी ब्लड प्रेशर है फिर वो कुछ एमरजेंसी मेडिसिन, कुछ में गोलियाँ भी हैं, कुछ इंजेक्शन भी हैं जो उस वक्त वो बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर रीडिंग उसको वो दी जाएंगी एमरजेंसी के अंदर। तो वो उसमें वो बहुत रिस्की होता है। आमतौर पर एक कैपोटिन की गोली होती है, जो लोग तो साला काफ़ी अर्सा यूज़ कर रहे हैं उनको पता होता है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कोई खुद से मेडिसिन को यूज़ करें। उससे बेहतर कि फ़ौरन एमरजेंसी में जाकर रिपोर्ट करें और वहाँ जाके वो प्रॉपर चेक करने के बाद जो भी मेडिसिन मिलती है वो करें। मर्दों और औरतों में क्या जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, एंजाइना पेन्स के, वो डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ख़वातीन के अंदर सिम्टम्स हमेशा नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उनकी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सीने में जकड़न, सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, इधर बाएं बाजू में पेन आ जाना, जबड़े के अंदर पेन आ जाना, ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं भी आती और इसीलिए उनके अंदर बीमारी को पकड़ना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और मर्दों के अंदर बीमारी आमतौर पर पकड़ी जाती है। तो ये एक होता है, लेकिन ये कि उसमें ऑब्वियसली अगर वो प्रॉपर चेकअप कराएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसको वो देख लेंगे इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। आमतौर पर ख़वातीन में बीमारी जो है ये ज़रा 10 साल के बाद आती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो नेचुरली उनको प्रोटेक्शन मिली होती है। आफ्टर मेनोपॉज उनके अंदर रिस्क इक्वल हो जाता है, मेल और फीमेल के अंदर सेम हो जाता है। मेनोपॉज तक उनके अंदर प्रोटेक्शन होती है नेचुरली हार्मोनल बैलेंस की वजह से कि उनका तो जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ज़रा देर से आती है। जब दिल की बीमारी की बात करें ना, लोगों में बहुत डर बैठ जाता है, तो दिल की बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग चलना ये कितना को मुश्किल है? देखिए इसमें बात वही अवेयरनेस की है। अगर वो प्रॉपरली उनको सिम्टम्स थी, उन्होंने जाके चेकअप करा लिया, मेडिसिन स्टार्ट हो गई, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सारा कुछ वर्कअप हो गया उसका बीमारी का, तो फिर वो उनका बस रेगुलर विजिट होता है डॉक्टर के पास। तो दे जस्ट बिकम क्लाइंट नॉट अ पेशेंट। अगर वो प्रॉपरली मेडिसिन खा रहे हैं, वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं हर चीज़, तो फिर कोई इशू होता नहीं है। इफ दे हैव गुड कंप्लायंस विद द यू नो ड्रग्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज फाइन। इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अ गुड डाइट, अपनी मेडिकेशंस आपके टाइम पे है, तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काफ़ी हद तक इस पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग ना परेशान हो जाते हैं जब उनको कोई दिल का मसला या ऐसी कुछ होती है, तो पैनिक सिचुएशन विद इन द फैमिली भी क्रिएट होती है और उस इंसान के लिए भी होती है। तो वो आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का ले जाता है, दिल पे ले जाता है कि यार मुझे दिल का मसला हो गया है। तो दिस इज समथिंग लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो इतना मुश्किल नहीं है, ये काबिल इलाज है। एग्जैक्टली। इसी से अगर हम बात करें तो टेक्निकल साइड पे अगर थोड़ा सा आ जाएं, एक बीमारी है कार्डियोमायोपैथी। जितनी मेरी इस पे रिसर्च है, इसका अभी तक प्रॉपर इलाज पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट इसका ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। तो उसके ऊपर अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या वर्किंग्स हैं, और हम कब तक इस बीमारी का इलाज यहाँ पाकिस्तान में देख सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि आपका जो दिल के पट्टों की ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और आपका दिल फैल चुका है। मेरे दिल का साइज़ अगर ये मुट्ठी जितना है तो वो आमतौर पे फैल के 2 मुट्ठी इतना बड़ा फैल जाएगा, चूँकि उसके अंदर जो सिकुड़ने की कॉन्ट्रैक्शन की जो धड़कने की ताकत है वो कम हो गई। इसकी बहुत सारी कुछ वजूहत ऐसी हैं जो फ़ौरन होती हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है यंग लोगों के अंदर, वायरस जो कोविड गुजरा है, तो कोविड के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी केसेस रिपोर्ट हुए। फिर ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट अटैक बचपन में कभी या कभी इनको काफ़ी साल पहले आया, उसके बाद उनके जाके उन्होंने बीमारी बढ़ती गई, अल्टीमेटली उनके पट्टों की ताकत जो है वो कम हो गई और कार्डियोपैथी डेवलप हो गई। ये ओल्ड जो लोग हैं उनके अंदर। तो इसका अल्टीमेटली तो फर्स्ट तो मेडिसिन ही होती हैं, इसके अलावा कुछ डिवाइस थेरेपी होती है, डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डालते हैं ताकि उनको, अगर इस तरह कार्डियोपैथी है तो कार्डियोपैथी के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है वो है दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना। तो आमतौर पे जो कार्डियोपैथी के पेशेंट होते हैं उनमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो होते हैं एरिथमियाज।
परसेंटेज जो गिरती है वर्किंग की परसेंटेज को इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम हो जाती है। अगर वो 40 से कम है, 35 से कम है, 30 से कम है, इवन 25 तक, 20 से आगे, तो जिस इसकी जो रेशो कम होती जाएगी उतना वो रिस्क बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक रिस्क है वो है एरिथमियाज, उसके अंदर दिल की धड़कन का बेकाबू होना, वही इसकी जो है कॉज ऑफ डेथ बनती है। फिर ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो इसमें ICD है, CRTD है, जो उनमें डाल के जो इसको बचाती हैं। लेकिन अगर हम की डेफिनेट ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, तो वो अभी यहाँ वो इस वक्त पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन इस पर वर्किंग हो रही है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ आगे, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ क्योंकि जो डोनर होगा जिसने हार्ट, तो वो भी इसको फाइंड करना, उसके लिए कुछ लीगल इश्यूज होंगे। ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अभी थोड़ी सी इसके अंदर स्लो है काम, लेकिन फ्यूचर हो जाएगा, हो रहा है, चल रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अब स्ट्रॉन्ग हुआ है। बिल्कुल, अगर मशीनरी की बात करें या टेक्निकल जितना भी सारा चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हैं ओवर द टाइम, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा बिल्कुल लास्ट नोट पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज कन्वे करें कि किस तरह ख़ुद को ट्रीट करें, किस तरह से लाइफस्टाइल को रखें ताकि खुद हेल्दी रह सकें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एक पॉजिटिव वाइब दे सकें। देखिए, मैसेज बहुत सिंपल है, जो कि आप सबको पता है कि इस्लामी सुनों के मुताबिक जो सादा तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं, सादा तर्ज और सादा खुराक खुराएं, किसी किस्म की आर्टिफिशियल स्वीटनर से अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल अपनी खुराक में शामिल करें, सलाद ज़रूर खाएँ और कोशिश ये करें कि रोटी कम सलाद ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट्स वॉक, ये मैंडेटरी है। चावल भी कम करें, चावल, लेकिन हर वो चीज़ जिसके अंदर जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उससे आपने अवॉइड करना है। और हेल्दी फैट यूज़ कर सकते हैं आप, जो अनहेल्दी फैट है उससे अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमारे साथ इतनी बातें की और आई होप कि जो आपने हमसे बातें की हैं उन चीज़ों ने ज़रूर लोगों को भी एक अवेयरनेस दी हो। सो आई होप कि आप लोगों ने हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा हो। अपनी डाइट का इंटेक जो है वो हेल्दी रखें, वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी डाइट में, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है उसको प्लीज़ रिड्यूस करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और देखते रहें हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।